Alright, class. आज हमारे पास we have another lecture for the chapter biological molecules. तो अगर हम प्रीवियसली चेक करें तो हमने कहाँ पे इसको ड्रॉप किया था इस चैप्टर को. वी वर एट द टॉपिक ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड्स. मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हम कवर कर चुके थे कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या चीजें होती हैं. हमें पता चल चुका था कि मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक ही न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल होता है और वो कोई ना कोई बॉडी के अंदर फंक्शंस कंडक्ट करा रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल एटीपी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है. फॉस्फेट उसके अंदर 3 ग्रुप्स अटैच हुए हुए होते हैं और जब फॉस्फेट के बॉन्ड्स टूटते हैं तो फिर वो एनर्जी रिलीज करते हैं. इसीलिए हमारे पास एटीपी जो है वो एक एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है. उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाइन्यूक्लियोटाइड्स का. तो डाइन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. जब दो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास आपस में जुड़े हुए हों और वो कोई आपस में फंक्शन करा रहे हो एक यूनिट बन के, तो वो हमारे पास कहलाया जाता है डाइन्यूक्लियोटाइड. Sometimes two nucleotides are covalently bounded together to form compounds are called dinucleotide. One of the well-known dinucleotide is nicotinamide adenine dinucleotide. अच्छा जी. डाइन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमारे पास बायोलॉजिकली जिस तरीके से मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड मौजूद था एटीपी के नाम से जो फंक्शंस करा रहा था, उसी तरीके से डाइन्यूक्लियोटाइड्स की एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास एक और यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एनएडी. इसका फुल फॉर्म होती है निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. तो इनके नाम में ही हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो मतलब इसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं एनएडी के नाम से. एनएडी हमारे पास होती क्या चीज है? एनएडी हमारे पास बेसिकली एक को एंजाइम होता है. ये एंजाइम्स के साथ काम करता है. इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन इलेक्ट्रॉन्स कैरी करना होता है. इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने से मुराद ये हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब करके अपने साथ बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाता है. एनएडी हमारे पास कोएंजाइम है. निकोटीन अमाइड जो इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद होता है एन के नाम से निकोटीन अमाइड, वो हमारे पास एक विटामिन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है. एक विटामिन का मॉलिक्यूल होता है. उसके अंदर दो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास आपस में जुड़े हुए होते हैं और वो एक दूसरे के फॉस्फेट से अटैच हुए होते हैं. तो एनएडी हमारे पास एक कोएंजाइम है. ठीक हो गया. और ये हमारे पास एंजाइम के साथ बाइंड करता है और एक एक कैरियर होता है केमिकल ग्रुप्स का. डिफरेंट ग्रुप्स को कैरी करता है. ये उसके अंदर हाइड्रोजन एटम को भी ये कैरी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को भी कैरी कराता है. डाइन्यूक्लियोटाइड के बाद हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास जनरली होते क्या है? हमने न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास होते हैं. हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो हमारे पास एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं. उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं. वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड हो गया. पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास आ गए. न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास हमें पता है दो तरीके के होते हैं. एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए. इन दोनों के अंदर फंक्शनल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं हमारे पास और ये दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं. इनकी अपनी अलग अलग किस्म की टाइप्स मौजूद होती है. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमें ये चीज तो पता है कि जब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स को हम आपस में जोड़ देंगे मोर देन टू, तो उसके अंदर हमारे पास काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब एक लाइन में जुड़ जाते हैं एक स्ट्रेट चेन के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाया जाता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास हमें पता है डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होते हैं. ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये हमारे पास सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं या फिर फ्रीली भी लाई कर रहे होते हैं. और ये न्यूक्लिक एसिड की बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस भी होती है. क्यों बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस होती है? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास है वो बहुत ही जरूरी मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी को फंक्शन करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मुराद कि आपकी बॉडी के अंदर 1 साल बाद 2 साल बाद अगले लम्हे अगले पल में अगले सेकंड में क्या होना है, कौन सा सेल बनना है, कौन सा सेल नहीं बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, कौन सा प्रोटीन नहीं बनना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, पूरी रेसिपी जो होती है वो आपके डीएनए के अंदर लॉक हुई हुई होती है. डीएनए के अंदर उस सीक्वेंस के अंदर वो लॉक हुई हुई होती है. तो वो डीएनए अगर हमारे पास है तो वो डीएनए हमारे पास सबसे जरूरी मॉलिक्यूल कहलाया जाता है इस वजह से. अच्छा, इसी चीज के अंदर हमारे पास ये भी बात है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स के जरिए हम प्रोटीन्स बनाते हैं.
प्रोटीन्स के अंदर जो सीक्वेंस हमारे पास होता है प्रोटीन्स का, वो अलग अलग किस्म के प्रोटीन्स बनाता है। तो वही चीज जो हमने चैप्टर के शुरू के अंदर भी पढ़ा था और पिछले चैप्टर्स के अंदर भी देखा था कि हमारे पास बॉडी के अंदर जीन्स थोड़े से होते हैं, लेकिन वो थोड़े से जीन्स बॉडी के अंदर लाखों किस्म के प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। ऐसा कैसे? वो जीन्स जो हमारे पास होते हैं, उन जीन्स की हमारे पास ट्रांसलेशन होती है, और वो ट्रांसलेशन का जो सीक्वेंस हमारे पास होता है ना, कभी वो सीक्वेंस कुछ होता है तो कुछ और प्रोटीन बनेगा, कभी वो सीक्वेंस अलग हो जाएगा तो कुछ और प्रोटीन बन जाएगा हमारे पास। ये चीजें हमारे पास आती है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर बेसिक दो टाइप्स हमारे पास होती है, डीएनए और आरएनए। इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंसेस मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, एक दफा दोबारा अगर रिपीट कर दें तो डीएनए के अंदर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। हमें ये चीज पता है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कोई ना कोई शुगर होगा, कोई ना कोई नाइट्रोजनस बेस होगी और फॉस्फेट का ग्रुप होगा। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है न्यूक्लिक एसिड की क्या होती है। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे पास शुगर्स लगे हुए होते हैं सारे के सारे, वो शुगर्स हमारे पास सारे के सारे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज होते हैं। डीएनए के अंदर डी आ रहा है तो डी से आप डीऑक्सीराइबोज को याद रखें, वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज लगा हुआ होता है। और आरएनए के अंदर हमारे पास सिर्फ राइबोज लगा हुआ होता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है शुगर के अंदर, और हमारे पास जो आरएनए है उसके शुगर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ राइबोज होता है। ये चीज हो गई हमारे पास। डीएनए के अंदर हमारे पास हमें पता है टोटल नेचर के अंदर 5 बेसेस मौजूद है, एडिनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमीन और यूरासिल। ए, टी, सी, जी और यू मौजूद होती है बेसिस। तो हमारे पास डीएनए जो होता है उसके अंदर 4 बेसेस मौजूद होती हैं, ए हो गया, टी हो गया, सी हो गया और जी हो गया। ये चारों बेसिस हमारे पास मौजूद होती हैं, अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये चारों बेसिस होती है हमारे पास। लेकिन जो आरएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हमारे पास टी बेस नहीं होती है, उसके अंदर थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे क्या होता है, यूरासेल मौजूद होता है उसके पास। ये चीज हमारे पास हो गई। डीएनए हमारे पास जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड से मुराद कि उसके दो स्ट्रैंड्स आपस में चल रहे होते हैं, कि एक तरफ एक चेन चल रही होती है। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊं तो डीएनए जो हमारे पास होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब वो दो चेन चल रही होती है। एक तरफ यहाँ पे हमारे पास सारे शुगर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आपको इस तरीके से बना के दिखाऊं तो ये मेरे पास, फॉर एग्जांपल ये सारे मेरे पास डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज के शुगर्स है मेरे पास। यहाँ पे भी डीऑक्सीराइबोज के शुगर्स मेरे पास मौजूद है, ठीक है। ये दोनों आपस में चल रहे हैं, इनके पास एक एक के पास कोई ना कोई बेस मौजूद है। इसके पास ए है, इसके पास जी है, इसके पास टी है, इसके पास ए है, इसके पास सी है, इसके पास जी है, इसके पास सी है, इसके पास ए है। इस तरीके की बेसिस हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। हर किसी के साथ बेस जुड़ी हुई है। जो एक और स्ट्रैंड सामने होता है, उस स्ट्रैंड के पास जो बेसिस मौजूद होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री से मुराद कि कोई ना कोई बेस जो होगी उसका एक पार्टनर मौजूद है। तो नेचर के अंदर जहां कहीं भी ए बेस होगी ना, उसके अगेंस्ट में बाइंड करने में हमारे पास टी लगता है, और जहां कहीं भी जी होगी उसके अगेंस्ट में सी लगता है। उसी तरीके से जहां कहीं भी सी होगी वहां जी लगेगा उसके सामने, अगर कहीं भी टी होगी तो उसके सामने ए लगेगा। ये केस हमारे पास डीएनए के अंदर होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर ये चारों बेसिस होती हैं, ए, जी, सी और टी। आरएनए के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, टी की जगह पे यू आ जाता है। तो जी और सी वाली कहानी तो वही रहती है कि जहां जी होगा वहां सी लग जाएगा उसके सामने, जहां सी होगा वहां पे जी लग जाएगा। लेकिन जहां पे ए होगा ना, वहां पे हमारे पास यू लग जाएगा आरएनए के अंदर, ठीक हो गया। और अगर कहीं पे हमारे पास टी होगा तो वहां पे तो ए ही लगेगा, क्योंकि टी के अगेंस्ट तो ए ही आता है हमेशा। ए के अगेंस्ट हमेशा यू आ जाएगा, जहां पे टी आता है ना वहां पे यू लग जाएगा हमारे पास। ये आरएनए के अंदर हो जाता है। तो अगर हम डीएनए की बात करें, यहाँ पे अगर हमारे पास डीएनए था, डीएनए हमें पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड से मुराद के एक पट्टी इधर जा रही होती है और एक पट्टी उसी के सामने चल रही होती है। दोनों पट्टियां जो होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। वो जुड़ी हुई कैसे होती हैं, दोनों के पास बेसिस मौजूद होती है, नाइट्रोजनस बेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो वो दोनों बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के दोनों स्ट्रैंड्स को यानी दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ लेती हैं, एक लूप बना लेती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ए बेस है, ठीक है, एक स्ट्रैंड के पास यहाँ पे ए बेस थी डीऑक्सीराइबोज के साथ, तो उसके सामने वाला जो डीऑक्सीराइबोज होगा उसके पास कौन सी बेस होगी, उसके पास टी बेस मौजूद होगी। अगर जी बेस थी तो उसके सामने वाले के पास सी बेस हो जाएगी। अगर टी थी तो उसके सामने वाले के पास ए हो जाएगी। अगर ए थी तो उसके सामने वाले के पास टी हो गई। अगर सी थी तो उसके सामने वाले के पास जी हो गई।
उसी तरीके से ये हमारे पास पूरा रिपीट होता रहता है। ये सारे के सारे इस तरीके से सामने हमारे पास बेसेस बनी रहती है, और ये बीच में हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने कितने बनते हैं? ए और टी जो होते हैं उनके दरमियान हमेशा 2 बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के, और जी और सी जो होते हैं उनके दरमियान 3 बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के। इनके अंदर 2, इनके अंदर भी 2, इनके अंदर 3 बॉन्ड्स आ गए, इनके अंदर भी 3 बॉन्ड्स आ गए, इनमें भी 3 बॉन्ड्स आ गए, और इनमें 2 बॉन्ड्स आ गए। ये ऐसे के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स। और ये दोनों स्ट्रैंड्स फिर हमारे पास बनते कैसे हैं? ये नीचे आपके पास यहाँ पे पिक्चर दी हुई है डीएनए की। ये डबल हेलिक्स इस तरीके से लूप में बन जाता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम अल्फा हेलिक्स लूप का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लूप का स्ट्रक्चर हो गया, हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास लूप की फॉर्म में आता है, कॉइल हुआ हुआ आ जाता है हमारे पास। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ए बेस है तो उसके सामने टी बेस लगी हुई है। अगर सी बेस है तो उसके सामने जी बेस लगी हुई है। सी बेस है तो उसके सामने जी बेस लगी हुई है। ये अलग पट्टी हमारे पास चल रही है और ये अलग पट्टी हमारे पास चल रही है। इस पूरी पट्टियों के अंदर डीऑक्सी राइबोज हमारे पास मौजूद होगा। हर एक बेस के साथ एक डीऑक्सी राइबोज लगा हुआ होगा, उसके सामने वाली के अंदर भी हर एक बेस के साथ डीऑक्सी राइबोज होगा। बस बेसिस में फर्क होता है हमारे पास। तो इससे हमारे पास डीएनए बनता है। डीएनए इसलिए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है। जो आरएनए हमारे पास होता है, आरएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता। आरएनए हमारे पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड का मतलब आरएनए का जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास सिर्फ एक ही पट्टी चल रही होती है, ठीक है। उसके पास राइबोज शुगर मौजूद होते हैं और सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लगे हुए होते हैं, सामने कोई और स्ट्रैंड मौजूद नहीं होता है। ए लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, टी तो लगता नहीं है आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर यू लगता है। ए लग सकता है, टी की जगह यू लगता है बस। जी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ए हो गया, यू हो गया, सी हो गया। ये ऐसे हमारे पास आरएनए का सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड मौजूद होता है। लेकिन कुछ टाइप ऑफ आरएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जो हमारे पास होता है, जो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए मौजूद होता है, वो हमारे पास जो आरएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। उसके अंदर भी हमारे पास 2 पट्टियां चल रही होती हैं, लेकिन वो दोनों पट्टियां रूल्स किसका फॉलो कर रही होंगी? आरएनए का रूल्स फॉलो कर रही होंगी। तो अगर कहीं ए लगा हुआ होगा तो उसके सामने टी नहीं लगेगा, यू लगेगा, क्योंकि इधर बात आरएनए की हमारे पास हो रही है। ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास डीएनए जो होता है वो सिर्फ एक काइंड का हमारे पास होता है, कि जस्ट डीएनए है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, एक ही काइंड का है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, बस वो एक ही अपने जैसा एक ही है, उसके और टाइप्स नहीं है। जो आरएनए हमारे पास होता है वो हमारे पास 3 तरीकों का मौजूद होता है। 3 तरीकों के अंदर 3 कौन कौन से टाइप्स आती हैं उसकी? राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए, मतलब जो राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होता है, राइबोसोम सेल का एक पार्ट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए कहलाया जाता है। टीआरएनए हमारे पास ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर आरएनए आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये आरएनए कहाँ पे होता है। ये हमारे पास एक ट्रांसफर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि डीएनए से बेसिस उठा के आरएनए के अंदर लगाते हैं, वो हमारे पास वहां पे वो वाला आरएनए मौजूद होता है। और एमआरएनए जो होता है वो सबसे जरूरी आरएनए हमारे पास जो सेल्स के अंदर होता है, जिनके जरिए प्रोटीन बनाया जाता है, वो हमारे पास मैसेंजर आरएनए कहलाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए से मतलब भी आपको पता चल रहा है, वो कोई ना कोई मैसेंजर है, वो कोई ना कोई मैसेज लेके अपने पास आ रहा है। तो मतलब वो डीएनए से बन के अपने अंदर मैसेज लॉक करता है कि भाई इस किस्म का प्रोटीन बनाना है, और फिर वो प्रोटीन हमारे पास जाके सेल के अंदर बनता है। मैसेंजर आरएनए के जरिए से प्रोटीन बनता है हमारे पास। ये चीज हो गई। इसके बाद हमारे पास है डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल हमारे पास क्या मतलब हो गई, कि जितनी भी हमारे पास बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, कब कितने प्रोटीन्स बनाने हैं, कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं, किस किस्म के प्रोटीन्स बनाने हैं, वो प्रोटीन्स क्या फंक्शन करेंगे, वो ग्लोबुलर होंगे या फिर फिब्रस होंगे, वो दिमाग में काम करेंगे, वो दिल में काम करेंगे, कहाँ पे काम करेंगे, ब्लड में होंगे, टिश्यूज में होंगे, बॉडी पार्ट में होंगे, कहाँ पे होंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ लॉक होती है? डीएनए के अंदर लॉक होती है हमारे पास। कि डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है। हेरिडिटरी मटेरियल से हमारे पास क्या मुराद, कि वो जेनेटिक्स के अंदर हमारे पास पास ऑन होता है। हमारे वालदेन जो होते हैं उनके पास से डीएनए जो होता है हमारी बॉडीज के अंदर ट्रांसफर होता है, और फिर हम वजूद में आते हैं। तो ये हमारे पास डीएनए जो होता है ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रखता है अपने अंदर, इसके सीक्वेंस के अंदर लॉक हुई हुई होती है। अब हमें एक चीज तो पता है कि भाई जो डीएनए हमारे पास मौजूद होता है, वो डीएनए हमारे पास 4 बेसेस उसके अंदर होती है। ए होती है, टी होती है, सी होती है और जी होती है। अब ये चारों बेसेस जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में मौजूद हो, ठीक है, एटीसीजी 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 नहीं।
ये रैंडम सीक्वेंसेस में मौजूद होती है हमारे पास, ए सी जी टी, ए टी, ए जी सी, ए, इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस चल रहा होता है। ये हमारे पास सीक्वेंस एक लंबी सी लाइन होती है, जितना लंबा डीएनए हमारे पास होगा उतनी ज्यादा ये सीक्वेंस हमारे पास चलती जाएगी। ये हमारे पास, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमारे पास स्पेसिफिक होती है, ठीक है, बंदे बंदे के ऊपर स्पेसिफिक होती है सीक्वेंस। मेरे अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, जरूरी नहीं कि वो आप में भी वही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हो, आप में कुछ और होगी, आपके बराबर वाले बंदे में कुछ और होगी, उसके बराबर वाले बंदे में कुछ और होगी। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस सेम हो आपके पास, सबकी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइप की सीक्वेंसेस आपके पास बन सकती हैं, इसीलिए हमारे पास जो प्रोटीन्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा किस्मों के बनते हैं। ये तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन हो गई डीएनए की। डीएनए हैज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। डीएनए की जो हमारे पास सीक्वेंस होता है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का। कोई हमारे पास कोई लिखी हुई पर्ची नहीं है कि भाई पहले ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर सी आएगा, फिर जी आएगा, नहीं। पहले कोई सा भी आ सकता है, उसके बाद में कोई सी भी बेस आ सकती है, लेकिन होगी इन चारों बेसिस के दरमियानी। अगर डीएनए है तो इन चारों बेसिस के दरमियानी हमारे पास सीक्वेंस होगा, कोई पांचवी बेस नहीं आएगी। और अगर आरएनए है तो टी की जगह बस यू लग जाएगा, बाकी चारों बेसिस, बाकी तीनों बेसिस वही की वही रहेंगी हमारे पास। ये चीज हमारे पास हो गई। बाकी इंफॉर्मेशन इसकी रीडिंग की है वो आप रीड कर लेंगे इसके अंदर। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास मौजूद है। वो सारे न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन को बॉडी जो होती है सेल के अंदर ट्रांसलेट करवा के प्रोटीन बनवाती है। वो कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आरएनए एज अ कैरियर इन्फॉर्मेशन। आरएनए हमारे पास, हमने डीएनए पढ़ लिया कि डीएनए का मकसद क्या होता है सेल के अंदर होना, कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है या फिर हेरिडिटरी की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। आरएनए का मकसद क्या होता है? डीएनए का तो मकसद पता चल गया कि उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। आरएनए का मकसद होता है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है हमारे पास, मतलब वो एक जगह से इंफॉर्मेशन को लेके दूसरी जगह पे जहां पे उसकी जरूरत होती है वहां पे लेके जाता है। कैसे लेके जाता है आरएनए हमारे पास? इसको एक प्रोसेस हमारे पास होता है। ये प्रोसेस आपको अगर मैं ओवरव्यू उसका दूं, क्योंकि आपकी क्लास में उसको जनरली इतना डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया, वो प्रोसेस बहुत डिटेल में होता है, लेकिन उसको अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ही छोटा करके अगर उसको समझाऊं मैं आपको, तो वो प्रोसेस इस तरीके से होता है कि हमारे पास ये सेल है, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा सेल बन गया, ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर अगर बिल्कुल छोटा सा पार्ट में निकाल के देखूं ना, अगर इन क्रोमोसोम्स का मैं निकालूं, तो इस छोटे से पार्ट के अंदर, यहाँ वाले पार्ट के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा, ठीक है। एक डीएनए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा जिसके अंदर बेसिस लगी हुई होंगी, डबल स्ट्रैंडेड होगा, इसके आगे पीछे बेसिस लगी हुई होंगी, ऐसे ऐसे करके बेसिस लगी हुई होंगी। ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो गया। सारी इंफॉर्मेशन जो है, अब इस सेल को कोई प्रोटीन बनाना है, तो उस प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ लॉक है? डीएनए के अंदर लॉक हुई हुई है, ठीक है, लॉक हुई हुई है अभी वो। और डीएनए कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब होगा क्या हमारे पास, यहाँ पे अंदर हमारे पास ये डीएनए जो होता है ना, इस डीएनए के अंदर से ये इंफॉर्मेशन को निकाला जाएगा। इंफॉर्मेशन को निकाला क्या जाएगा? डीएनए को बाहर बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा, डीएनए को कॉपी करके एक मॉलिक्यूल बनाया जाएगा जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो ये डीएनए हमारे पास मौजूद था। इस डीएनए को कॉपी करते हुए इस डीएनए को थोड़ा बड़ा करके खोल देते हैं, ऐसे करके सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही इस डीएनए को थोड़ा बड़ा करके खोल देते हैं। ये हमारे पास बेसेस आ गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए बन जाता है जो कि इसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इनके अगेंस्ट बेसिस बना लेता है। तो फॉर एग्जांपल अगर डीएनए के अंदर यहाँ पे ए टी सी जी थे बेस के अंदर, इन वाली इस वाली लाइन के अंदर अगर हमारे पास डीएनए के अंदर क्या थे? ए टी सी जी था। तो जब एमआरएनए हमारे पास बनेगा तो वो किसका बनेगा? यू ए जी और सी। ये हमारे पास एमआरएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्योंकि एमआरएनए सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इस एक डीएनए के अंदर से हमारे पास सिर्फ एक एमआरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, ठीक हो गया। ये एमआरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है यहाँ पे हमारे पास। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास हुई, क्या किया उसने? जो इन्फॉर्मेशन लॉक हुई हुई थी उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के एमआरएनए की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। प्रोटीन अभी भी नहीं बना है,
mRNA की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसने, ठीक है, मैसेज को उसने अपने पास रख लिया है, मैसेज उसने समझ लिया, अब वो मैसेज जाके उसे काम करना पड़ेगा। ये हमारे पास बन गया मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, डीएनए तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन मैसेंजर आरएनए बाहर आ सकता है, तो वहां से मैसेंजर आरएनए बना। ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद सेल से न्यूक्लियस से बाहर आ गया। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, मैं थोड़े बड़े बना रहा हूँ। राइबोसोम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये एमआरएनए किसी भी एक राइबोसोम के पास गया, ठीक है, उस राइबोसोम के अंदर जाके यहाँ पे यू करके लग गया, उसके अंदर जाके घुस गया। अब जब वहां पे जाके वो घुस जाता है तो हमारे पास राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम वहां पे उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन करवाता है। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज एमआरएनए अपने अंदर लॉक करके लेके आया है न्यूक्लियस के अंदर से, उस इंफॉर्मेशन को वो ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने से मुराद उस इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ क्या है, बनाना क्या है, मैं उसकी रेसिपी को फॉलो करते हैं राइबोसोम्स हमारे पास। राइबोसोम्स इसलिए कहलाए जाते हैं, आपके पास प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज होती हैं हमारे पास, क्योंकि वहां पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। तो ये एमआरएनए के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, राइबोसोम क्या करता है, उस एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करता है। तो इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन जो हुई थी वो न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी हमारे पास। तो जब ट्रांसलेशन हो जाती है, तो ट्रांसलेशन होती किस तरीके से हमारे पास एमआरएनए का हमारे पास जो स्ट्रैंड होता है, उसके अंदर डिफरेंट हमारे पास बेसिस मौजूद होती हैं। ए हो गया, यू हो गया, जी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, जी हो गया, यू हो गया, टी तो होता नहीं है उसके अंदर। तो इस बेसिस को फिर राइबोसोम हमारे पास क्या करता है, ये राइबोसोम हमारे पास होता है, ये राइबोसोम इसको ट्रांसलेट करता है। इन तीन को एक साथ ट्रांसलेट करता है, इन तीन को एक साथ ट्रांसलेट करता है, अगले तीन को एक साथ करता है, अगले तीन को एक साथ करता है। तो हर तीन तीन हमारे न्यूक्लियोटाइड से, हर तीन तीन बेसिस से हमारे पास एक प्रोटीन निकलता है, एक अमाइनो एसिड आता है, ठीक है। हर तीन तीन से एक अमाइनो एसिड हमारे पास आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एमआरएनए था, इसके अंदर एक दो तीन, 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 ये तीन मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई बेसिस लिखी हुई थी। तो इन तीन को कंबाइन किया राइबोसोम ने, इन तीन को किया, इन तीन को किया, इन तीन को किया, और इन तीन को किया। इन तीनों एक एक से, इससे भी एक अमाइनो एसिड बन रहा है कोई दूसरा, इससे कोई दूसरा अमाइनो एसिड बन रहा है, इससे कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, इससे कोई दूसरा अमाइनो एसिड है, इससे कोई दूसरा अमाइनो एसिड है। ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, कोडिंग हुई हुई होती है एक तरीके से। तो राइबोसोम फिर हमारे पास क्या करता है, इन सारे, ये सारे के सारे सीक्वेंस में थे, तो इन सबको भी सीक्वेंस में जोड़ना शुरू करता है। पहले ये वाला अमाइनो एसिड जुड़ गया, फिर ये अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर ये अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर ये अमाइनो एसिड जुड़ा, फिर इसी तरीके से ये पूरी की पूरी चेन बना देता है। तो हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये पढ़ा था, जब काफी सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं तो उनको हम प्रोटीन का नाम देते हैं। तो हुआ क्या हमारे पास, डीएनए के मॉलिक्यूल से हमारे पास एमआरएनए बना, एमआरएनए के मॉलिक्यूल से प्रोटीन्स बन गई हमारे पास। ये हमारे पास ट्रांसलेशन का स्टेप होता है। इसीलिए हमारे पास आरएनए जो होते हैं वो कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास ट्रांसलेशनल आ गई हमारे पास। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जितने भी अभी हमने पीछे मॉलिक्यूल्स पढ़े, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से बॉन्ड बना ले, एक अपने अंदर तो बॉन्ड बना रहे थे ये लोग, ग्लूकोज ग्लूकोज से बॉन्ड बना रहा था, अगर ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाए, प्रोटीन ग्लूकोज के साथ जुड़ जाए अगर, तो क्या बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल वजूद में आता है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के हमारे पास चार तरीके के कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का फायदा क्या होता है, ये किसी ना किसी बॉडी के अंदर, किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर, किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर जरूरी काम पैदा करते हैं वहां पे, और ये हमारे पास वहां पे कोई ना कोई फंक्शन इनका होता है, ये जाया नहीं जाते, इनका कोई बेकार मकसद नहीं होता बनने का, कोई ना कोई मकसद होता है इनका प्रॉपर बनने का, और ये कोई ना कोई काम करवा रहे होते हैं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ग्लूकोज फैट्स के साथ जुड़ जाए, लिंक कर ले, तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लाइकोज ग्लूकोज और लिपिड्स आपस में जुड़ गए, तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाया गया। ये ग्लाइकोलिपिड बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड हमारे पास कहाँ पाया जाता है, ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ब्रेन के अंदर इसके काम होते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, रिसेप्टर बनता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो काम हमारे पास डिस्कस करने का, वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं हमें, वो आपके चैप्टर में नहीं है। जस्ट ये है कि ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं।
उसी तरीके से अगर ग्लूकोज के साथ लिपिड्स की जगह प्रोटीन जुड़ गया तो वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन बन गया वो ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर बन जाता है। उससे हमारे पास डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स बनते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए होते हैं। वो आप देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास जगह जगह पॉइंटी नोकें निकली हुई होती हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर, पिक्चर्स के अंदर। तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, वो रिसेप्टर्स हमारे पास कहलाए जाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन का भी अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं हमारे पास। वो हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर, हार्मोन्स के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज हमारे पास हो गई। इसके बाद हमारे पास होता है न्यूक्लियो प्रोटीन्स। न्यूक्लियो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटीन्स जो कि न्यूक्लिक एसिड से जुड़ जाए। न्यूक्लिक एसिड से अगर प्रोटीन जुड़ जाए तो वो न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया। सेम नाम से ही पता चल रहा है आपको कौन दो चीजें जुड़ रही है। न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अंदर कौन दो चीजें जुड़ेंगी? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा आपस में, तो वो हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन बन जाएगा। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के पास ही बनेगा, और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स की लोकेशन कहाँ हो गई? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास वीकली एसिडिक होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लास्ट हमारे पास है लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स हमारे पास क्या चीज हो गई? इसके नाम से आपको पता चल रहा है, लिपिड्स और प्रोटीन्स अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बन जाते हैं लाइपोप्रोटीन्स बन जाते हैं। लाइपोप्रोटीन्स का काम क्या होता है? वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम करवाते हैं, आपके ब्लड के अंदर, आपके प्लाज्मा के अंदर, आपके टिश्यू फ्लूइड के अंदर। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट चीजों को अपने साथ जोड़ के कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, जो लाइपोप्रोटीन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा, तो उसके अंदर भी हमारे पास इनका काफी बड़ा रोल प्ले होता है लाइपोप्रोटीन्स का। Lamellar lipoprotein system occurs in the myelin sheath of nerves, photoreceptor structures, chloroplast in the membranes of bacteria। जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर जो मसल्स होते हैं, वहां पे भी हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स की काफी सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन थी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे हो जाता है एंड।